बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, चैप्टर नंबर 4 की जो एक्सरसाइज है वो हमने शुरू की हुई है और इसमें हमने शार्ट क्वेश्चन किए थे और एमसीक्यूज़ किए थे। अब सेकंड पार्ट जो हमने करना है कि इसमें कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन उनको हम अटैम्प्ट करते हैं और साथ इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो हम देखते हैं कि क्या करना है उनका। सो देखें, ये जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है अगेन मैंने लिखे होते हैं, तो इसमें 4.1 जो है वो उसमें क्या कहता है, अ कार ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड अराउंड टू कर्व्स विद डिफरेंट रेडियाई। कहता है एक कार है, वो दो सर्कल्स में उसने घूमना है, लेकिन दोनों जो सर्कल्स हैं वो दायरे जो हैं वो मुख्तलिफ रेडियस के हैं। यानी मतलब ये होगा कि एक दायरा या एक गोल चक्कर जो है वो छोटा है और एक गोल चक्कर बड़ा है। ठीक है, दो मुख्तलिफ साइज के सर्कल हैं, उनके इर्द गिर्द उसने घूमना है। अच्छा, फॉर विच रेडियस, यानी कौन सा रेडियस जो होगा उसके लिए डज द कार एक्सपीरियंस मोर सेंट्रीपिटल फोर्स, कि कौन से सर्कल के अंदर उसको ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स फील होगी। प्रूव योर आंसर, आपने अपना आंसर देना है। सो देखिए, इसमें चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है तो हमने आंसर में सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला पहले लिख लेना है कि वो है क्या। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय Fc इज इक्वल टू mv²/r। तीन चीजें हैं इसके फार्मूले में, मैस है, वेलोसिटी है, रेडियस है। मैस जाहिर है कि उस बॉडी का मैस कितना है, कार का वजन कितना है, वेलोसिटी है किस स्पीड से वो जा रही है, जाहिर है वो एक कांस्टेंट रहनी है, दोनों सर्कल्स में एक है। लेकिन रेडियस डिफरेंट है। अब यहाँ देखें, सिचुएशन ये है कि रेडियस बटे में है, ओवर में है। तो ओवर में होने का मतलब होता है कि इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है फोर्स के साथ, क्योंकि ये बटे में है। जितना रेडियस ज़्यादा होगा उतनी फोर्स कम होगी। तो मतलब फिर यह होगा कि जिस सर्कल का रेडियस ज़्यादा है वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कम होनी है, जहाँ पे रेडियस कम है वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा फील हो रही है। तो देखें, इसके आंसर में हम लिखेंगे m जो है मास ऑफ द कार है, v वेलोसिटी ऑफ द कार है, स्पीड है, स्पीड वेलोसिटी एक ही बात है, r रेडियस ऑफ द कर्व है। फ्रॉम द इक्वेशन व्हेन द रेडियस r इज स्मॉलर द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ग्रेटर, यही मैंने आपको समझाया। देयरफॉर द कार एक्सपीरियंस मोर सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स कब फील होगी, ऑन द कर्व विद अ स्मॉलर रेडियस, जहां पर रेडियस कम है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हम दे देंगे। 4.2 अ राइप मैंगो डज नॉट नॉर्मली फॉल फ्रॉम द ट्री। कहता है एक आम का जो फल है, ठीक है, एक आम जो है वो अगर जब पक जाता है, राइप हो जाता है, पक जाता है, तो वो खुद ब खुद नहीं गिरता, वो लटका ही रहता है। उसका ये मतलब है कहने का। बट व्हेन द ब्रांच ऑफ द ट्री इज शेकन, लेकिन जब उसको हम टहनी को हिलाते हैं, द मैंगो फॉल्स डाउन ईजिली, फिर वो आराम से नीचे भी गिर जाता है क्योंकि पका हुआ है। तो ये कैसे हो रहा है, उसकी रीज़न बताएं। तो क्या होगा, बेसिकली ये है कि वो साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, अपने वेट के साथ उसने उसको सहारा लिया हुआ है, लेकिन जो ही हमने उसको शेक करना है तो शेक करने से, हिलाने से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होनी है वो उस तक जानी है। तो वाइब्रेशन से क्या होगा, वो आम हिलने पे आएगा, टहनी हिलेगी। अब टहनी हिलेगी तो आम तो अपनी जगह पे इनर्शिया की वजह से वहीं पे रहना चाहेगा, लेकिन टहनी हिलेगी तो उसके हिलने से आम चूंकि वहीं पे रहना चाह रहा है तो वो उसकी जो फोर्स जो बनी हुई थी, बैलेंस हुई हुई थी, वो खत्म हो जाएगी और वो नीचे टूट के गिर जाएगा। तो ये हमने बताना है। व्हेन द ब्रांच इज शेकन, जब ब्रांच को हिलाया जाता है, द मैंगो एक्सपीरियंस वाइब्रेशन, तो उसमें वाइब्रेशन आएगी, इर्ताश पैदा होगा ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि हम उसको हिला रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं। द मैंगोज इनर्शिया, मैंगो अपनी जगह पे रुका हुआ था ना, तो वो इनर्शिया है उसका, वो रेजिस्ट करेगा, मुजाहमत करेगा द सडन मूवमेंट, ये जो एकदम से तब्दीली आ गई है, काजिंग इट्स अटैचमेंट टू वीकन, और जो उसकी अटैचमेंट थी वो मतलब वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, और एज ए रिजल्ट द मैंगो डिटैच, मैंगो उससे उतर जाता है, एंड फॉल्स ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाता है। आगे 4.3 में है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। कहता है ये जो स्टेबिलिटी का कंसेप्ट है, तसव्वुर है, इसको ज़रा डिस्कस करें, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी, इन रिलेशन टू ऑब्जेक्ट्स टॉपलिंग ओवर, यानी वो ऑब्जेक्ट्स जो टॉपल ओवर हो जाते हैं, जो गिर जाते हैं, एकदम से हिलाने से वो चीज़ आगे को गिर जाती है, लुढ़क जाती है,
इसका एग्जैक्ट सही उर्दू जो है ना टॉपलिंग का, लुढ़क जाना है, आगे की तरफ गिर जाना या पीछे की तरफ। प्रोवाइड एन एग्जाम्पल, फिर आपने एग्जाम्पल्स भी देनी है, वेयर एन ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अफेक्ट्स स्टेबिलिटी एंड सो ऑन। तो ये सारा कुछ हमने देना है। तो देखें इसका आंसर किस तरह से हम दे रहे हैं। स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। डेफिनेटली स्टेबिलिटी हमने पीछे भी पढ़ा था कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर डिपेंड करती है, और एक और चीज़ है बेस ऑफ द सपोर्ट, कि जहाँ से वो ज़मीन के साथ लग रही है या किसी भी चीज़ के साथ लग रही है वो बेस कितनी है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने ऊपर भी पढ़ी थी। एन ऑब्जेक्ट इज स्टेबल, और स्टेबल कब होगा, व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लो एंड विद इन इट्स बेस। ठीक है, वो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा, ज़मीन की तरफ होगा, और अपनी बेस के अंदर ही होगा। एग्जाम्पल, अ टाल नैरो बॉक्स, एक टाल लंबा बॉक्स जो है, इज मोर लाइकली टू टिप ओवर, वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लुढ़क जाएगा आगे को, देन अ शॉर्ट, के उसके मुकाबले में एक छोटा हो लेकिन खुला हो, वाइड बॉक्स हो, बिकॉज इट हैज़ हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए ना, एक लंबी लंबी चीज़ है, जैसे अब ये मैं क्या बताऊँ, ये वाला फॉर एग्जांपल, तो ये अगर इस तरह से मैं इसको खड़ा करूँगा, ठीक है, तो ये लंबा है, ठीक है, तो लंबा होने की वजह से उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर कहीं बनेगा यहाँ पे करके। लेकिन इसको मैं अगर यहाँ रख देता हूँ ऐसे, तो अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत नीचे है, ऑलमोस्ट यहाँ पे करके आ जाती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लोअर करने की वजह से वो टॉपलिंग जो है वो मुतासर होती है, और वो बैलेंस ज़्यादा बेहतर आता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा बेहतर आती है। तो यही वो बता रहा है कि एक टाल जो नैरो बॉक्स है, टाल भी हो और नैरो भी हो, पतला भी हो, तो वो उसके टॉपल होने के ज़्यादा चांसेस हैं बनिस्बत ये कि एक ऐसा हो जो टाल ना हो, शार्टर हो और वाइड भी हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। आल्टरिंग द बेस, बेस को चेंज करने से भी होता है। कहते हैं फॉर एग्जांपल स्प्रेडिंग लेग्स अपार्ट, अब जब आप खड़े होते हैं बिल्कुल सीधे, या अगर टांगे खोल के खड़े हों, तो आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। जैसे वही बात, एक टांग पे खड़े होंगे तो वो एक टांग पे बैलेंस करना मुश्किल है, दो टांगों पे ज़्यादा स्टेबिलिटी बेहतर आती है, एंड सो ऑन। तो कहते हैं अगर आप अपनी वो बेस को स्प्रेड कर लेते हैं तो उससे भी बेहतर हो जाता है। तो ये हमने 2-3 चीज़ें उसको साथ बता देनी है। 4.4 में क्या है, वाई एन एक्सेलरेटेड बॉडी कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन इक्विलिब्रियम। कहते हैं जब एक बॉडी एक्सेलरेट कर रही होती है, एक्सेलरेट का मतलब यही है कि उसकी स्पीड तेज हो रही होती है, तो तेज हो रही होती है तो इसका मतलब ये है कि उस पर फोर्स लग रही होती है। तो कहते हैं कि उसको हम इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं कहते। इक्विलिब्रियम में होने की कंडीशन ये है कि उस पर जितनी फोर्स लग रही हैं उनका सम ज़ीरो हो, और उसके ऊपर जो रोटेशन हो रही है वो भी ज़ीरो हो। 2 कंडीशनें हमने पढ़ी थी। तो बहरहाल सम ऑफ फोर्सेस ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन जब हम एक्सेलरेट कर रहे होते हैं तो फोर्सेस ज़ीरो नहीं होती, फोर्सेस लग रही होती हैं। तो बस यही प्रॉब्लम है इसमें, इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम मीन्स द नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क ऑन द बॉडी शुड बी ज़ीरो। ठीक है, अभी मैंने बताया इफ अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, अगर कोई चीज एक्सेलरेट कर रही है, अ नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है F = m में कि उसके ऊपर फोर्स जो है वो लग रही है, नेट फोर्स लग रही है। सिंस द फोर्सेज आर नॉट बैलेंस्ड, क्योंकि ज़ाहिर है उस पर जो फोर्स लग रही है वो बैलेंस नहीं है, और वो फिर ज़ाहिर है इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, वो चलता चला जाएगा। तो ये इसकी रीज़न हम बता देंगे। 4.5 लास्ट वाला पार्ट है इसका कि 2 बॉक्सेस ऑफ द सेम वेट, 2 बॉक्स हैं, वजन दोनों का बराबर है बट डिफरेंट हाइट, लेकिन हाइट एक की कम है एक की ज़्यादा है। वजन बराबर है लेकिन हाइट एक की बड़ी है एक की कम है, तो डेफिनेटली जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होना है, जिसकी हाइट कम होनी है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होना है। तो इसलिए टॉपल करने के चांस किसके होंगे, जो लंबे वाला है। तो यही हमने इसके में बताना है। तो इफ़ द ट्रक मेक्स अ सडन स्टॉप, यानी ट्रक के अंदर वो पड़े हुए हैं और ट्रक एकदम से रुकता है, ब्रेक लगाता है, तो जाहिर है कि कौन टॉपल करेगा, जाहिर है लंबे वाला, ऊंचे वाला। सिंपल बात है। द टालर बॉक्स इज मोर लाइकली टू टम्बल ओवर बिकॉज इट हैज़ अ हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर है, बस ये पॉइंट है। व्हेन द ट्रक स्टॉप सडनली, इनर्शिया causes the box to tip forward। ज़ाहिर है इनर्शिया है ना, वो रुका हुआ है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, तो उसकी वजह से वो आगे को ज़्यादा चांसेस है उसके जाने के। अ हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन लेस स्टेबिलिटी, ठीक है, एंड अ ग्रेटर चांस ऑफ टॉपलिंग। ठीक हो गया ये इस तरह से। तो ये तो हमारे हो गए कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन। अब कंप्रीहेंसिव ओवरऑल बड़े सवाल जो हैं, तो उनमें देखें जो बड़ा सवाल है 4.1, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स विद एन एग्जाम्पल। ये जो टार्क का, मूवमेंट्स का जो एक प्रिंसिपल बनाया हुआ है कि उसकी जो क्लॉकवाइज टार्क है और एंटी क्लॉकवाइज टार्क है, बैलेंस होने के लिए उनको एक जैसा होना चाहिए।
एक जैसा होगा तो चीज़ बैलेंस हो जाती है, एक जैसा नहीं होगा तो फिर हम रोटेट करने लग पड़ते हैं, घूमने लग पड़ते हैं। तो यही प्रिंसिपल हमने बताना है और साथ ही उसकी एग्जाम्पल देनी है। ठीक है, तो कहता है द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट स्टेट्स दैट, क्या बताता है, फॉर अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज जितने भी मोमेंट हो रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज जितने भी मोमेंट हो रहे हैं उनका सम वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट द सेम पॉइंट। ठीक है, तो एक ही पॉइंट के एक तरफ और दूसरी तरफ जितने मोमेंट्स बन रहे हैं, जितने टास्क बन रहे हैं, उन दोनों को बराबर होना चाहिए। सो मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस एज सम, ये जो लफ्ज़ वो बना हुआ है ना ऐसे करके ई की किस्म का, इसको सम्मेशन पढ़ते हैं। सम्मेशन क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दोनों साइडें बराबर उनका टार्क होना चाहिए। तो की टर्म इसमें यही है मोमेंट। मोमेंट क्या होता है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, हमने पढ़ा हुआ है। और मोमेंट किस तरह से आता है, फोर्स इनटू वो जो उसका मोमेंट आर्म होता है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह मोमेंट आर्म आप लिख लें। और इक्विलिब्रियम कब होगा, अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द नेट फोर्स एंड नेट मोमेंट एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम तभी होता है कि उसके ऊपर टोटल फोर्सेस भी जीरो हो रही हो और टोटल टार्क भी जीरो हो रहा हो। और इसकी एग्जांपल हम देते हैं सीसा की, कि जिसके इर्द गिर्द दो बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे ये जो झूला होता है सीसा वाला, ठीक है, वो किसी भी पार्क के अंदर या स्कूल के अंदर, तो एक तरफ एक बच्चा बैठता है, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा बैठता है और वो झूला लेते हैं। तो उसकी एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो कहते हैं दो बच्चे हैं बैठे हुए हैं सीसा के ऊपर, चाइल्ड ए, ठीक है, अहमद कह लें, लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है, उसका वेट है जी 300 न्यूटन, 30 किलो का होगा, और उसको 10 से ज़रब दें तो 300 न्यूटन बनता है। डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, यानी मेन पॉइंट से कितना वो दूर है, यानी कि मोमेंट आर्म कितना है उसका, 2 मीटर है। तो फिर मोमेंट या टार्क कितना होगा, दोनों को ज़रब दें, 600 न्यूटन मीटर आ जाएगा। इसी तरह चाइल्ड बी जो राइट साइड पे है उसका देखें, उसका वेट 400 न्यूटन है, 40 किलो का होगा, लेकिन उसका डिस्टेंस जो है वो 1.5 है, थोड़ा सा वो नज़दीक करके बैठा हुआ है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मोमेंट भी 600 ही आ जाएगा। तो दोनों चूंकि बराबर आ गए हैं, तो यही हम दिखाना चाह रहे हैं कि टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट, दोनों 60-60 न्यूटन मीटर आए हैं, तो इसका मतलब कि वो बैलेंस में है। तो ये हमने देखें एग्जाम्पल के साथ भी उसको समझा दिया। अब ये जो 4.2 और 4.3 सवाल है ना, इसके आंसर वो बुक के अंदर ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं, तो वहाँ से बना बनाया आंसर है वो हम देख लेते हैं। 4.2 है कि डिस्क्राइब हाउ यू कुड डिटरमाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर शेप्ड लैमिना एक्सपेरिमेंटली। कहते हैं मुख्तलिफ शक्ल का, अजीबोगरीब शक्ल का, इर्रेगुलर शेप है ना, जैसी भी हो सकती है, तो वो शेप का लैमिना है। लैमिना उस टाइम भी मैंने बताया था, एक बिल्कुल पतली चीज़ कोई जिसकी हाइट कोई नहीं होती, ठीक है, पेज कह लें हम, फॉर एग्जांपल पेज की मिसाल ले लें, तो उसकी हमने अगर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है तो वो कैसे करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और 4.3 है स्टेट एंड एक्सप्लेन 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की जो दोनों कंडीशंस हैं तो वो भी पेपर के ऊपर वो बड़ा अच्छा, बुक के अंदर बड़ा अच्छा बना हुआ है, वहाँ से देखते हैं। सो ये बुक आ गई जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन लैमिना। ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसने तरीकाकार बताया हुआ है, इसको आप याद कर लें, ठीक है। उस टाइम भी हमने समझा था कि एक पॉइंट पे रख के एक फलक्रम टाइप जो चीज़ होती है वो एक लाइन लगा लें, फिर एक और नुक्ते पे रख के उसको करें एंड सो ऑन, वो मैंने समझाया हुआ आपको। तो इसको आपने तैयार कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो उसके था उसकी जो कंडीशंस थी, ठीक है। तो 2 कंडीशनें हैं वो हम देखते हैं इक्विलिब्रियम की। ये देखें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उसके लिए आपने चूँकि बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं लिखना, यहाँ से आप शुरू हो जाएं, डेफिनेशन लिखें उसकी, ठीक है। डेफिनेशन लिखते हुए उसको करते हुए आपने यहाँ तक आ जाना है। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन हो जाएगी क्योंकि दोनों कंडीशन उसने पूछी हुई हैं। और दूसरी कंडीशन के लिए भी लंबा चौड़ा नहीं लिखना, ये यहाँ से कर लें, नो नेट फोर्स शुड बी एक्टिंग ऑन इट। तो यहाँ से या इधर से इवन कर लें, वो छोड़ दे ऊपर वाला, इधर से शुरू करें, यहाँ से लेके तो इधर तक अब आ जाएं कि सम ऑफ टार्क जो है 0 होना चाहिए। तो ये दोनों मिलाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है लॉन्ग वाला, ये भी हो जाएगा। और वापस 4.4 जो है क्वेश्चन, हाउ कैन द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी इम्प्रूव्ड। किसी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ानी है, इम्प्रूव करनी है, तो कैसे कर सकते हैं, और कहते साथ एग्जाम्पलें भी बताएं। तो ये हम ज़रा थोड़ा सा लेंथी बनाएंगे उसको। स्टेबिलिटी रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट टॉपलिंग ओवर, कि टॉपलिंग ओवर से बचना जो होता है वही बेसिकली स्टेबिलिटी होती है। ये भी तो सवाल आ सकता है ना, शार्ट
कि भाई स्टेबिलिटी है क्या, जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी खासियत है, ऑब्जेक्ट्स एबिलिटी है टू रेजिस्ट टॉपलिंग ओवर, कि वो टॉपलिंग करना जो है उसको रेजिस्ट कर सके, तो ये हम स्टेबिलिटी कहते हैं। और इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हमने पॉइंट बनाया। नंबर 1, लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम कर लें, नीचे ले आए, ज़मीन के पास पास जितना ले आए। लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी द हार्डर इट टू टॉपल द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जितना लोअर होगा उतना ही मुश्किल हो जाएगा उसको टॉपल करना, उसको लुढ़काना। एग्जाम्पल्स क्या है, रेसिंग कार हमने पढ़ी थी कि वो बहुत नीचे रखते हैं, उसको ऊंचा नहीं बनाते। आम कारें ऊंची होती हैं, लेकिन रेसिंग कार देखें तो बिल्कुल नीचे बैठी हुई होती है, तो उससे हो जाता है। स्टूल और चेयर की भी एग्जाम्पल, ठीक है, हम कह सकते हैं उसको। नंबर 2, इंक्रीजिंग द बेस एरिया, कि नीचे वाला जो एरिया है वो ज़्यादा कर दें आप। अब वाइडर बेस एरिया स्प्रेड द वेट, उससे फिर वेट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, तो वेट जो है एक जगह पे नहीं रहता, मुख्तलिफ जगहों पे चला जाता है, क्योंकि जगह ज़्यादा हो गई है, बेस बढ़ा दिए हमने, तो इससे भी टॉपलिंग जो है वो हार्डर हो जाती है। पिरामिड जैसे बने हुए एहराम मिस्र का भी आपने देखे हो, तो नीचे से जो है वो उन्होंने बहुत बड़ा बनाया हुआ है और ऊपर छोटा करते करते ऊपर टिप बन गई है उसकी, तो बेस बहुत बड़ी है, तो बेस बहुत बड़ी है तो वो ज़ाहिर गिरने के चांसेस नहीं है, ठीक है। इसी तरह ट्राईपोड स्टैंड मैंने भी अभी लगाया हुआ ट्राईपोड, और ये मोबाइल भी जिस पे लगाया वो भी ट्राईपोड है, तो नीचे से उसको ऐसे फैलाया होता है, 3 या 4 टांगे होती हैं और उसको ऐसे लंबा फैलाया होता है हमने, ताकि वो गिरे ना। तो ट्राईपॉड जो है जिस पे हम मोबाइल वगैरह लगाते हैं, या लाइट लगाई हुई है मैंने, तो वो भी इसी तरह से है, ठीक है। तो बेस को हम बढ़ाते हैं। नंबर 3 क्या हो सकता है, एडिंग वेट टू द बेस। बेस अगर नॉर्मल है आपकी तो उसमें वेट बेस को दें, ठीक है, बेस को वेट देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें क्रेन की एग्जांपल बड़ी ज़बरदस्त है। ये जो क्रेनें लगी होती हैं, तो क्रेनें जहाँ वो बंदा बैठा होता है और जहाँ से वो चीज़ चल रही होती है क्रेन, वहाँ पे हैवी किस्म का वेट होता है उसका, क्योंकि जब क्रेन का वो आगे से उसने आर्म ने चीज़ को पकड़ के उठाना होता है तो वो हैवी चीज़ें उठाती है, तो उसको हैवी उठाएगी, नीचे से लाइट होगा तो वो तो खुद ही उठ जाएगी बेचारी, तो इसलिए उसको वज़न, बेस को वज़न बना के रखते हैं। और फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दें वेट को, तो वो भी ठीक है। जैसे पीछे हम बस्ता बांधते हैं या पहनते हैं, तो उसमें भी अगर प्रॉपर तरीके से चीज़ें रखी हुई हैं तो वो भी बेहतर है। यहाँ अलमारी की एग्जांपल है, किताबों वाली अलमारी, तो किताबों वाली अलमारी में कहता है कि जो नीचे वाली बेस है वहाँ पे हैवी किताबें रखें और ऊपर लोअर किताबें रखें, ताकि वो उसके गिरने के चांसेस कम हो, इस तरह से। तो ये 3-4 पॉइंट दे के आप ये आखिरी सवाल बना सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह